दोस्त, अब टॉपिक को बीच बीच में से कहीं से भी पढ़ते हो, इधर उधर से एक्चुअल जो टॉपिक को टाइम देना होता है उससे भी ज़्यादा टाइम दे देते हो, फिर भी वो टॉपिक आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता जितनी तरीके से आना चाहिए था, जो टाइम फिगर आपने उसको दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पूछूं कि आप सभी लोगों ने क्या 3 इडियट्स मूवी देखा हुआ है, ऑलवेज ऑब्वियसली सब लोगों ने देखा होगा। बट अगर आप मूवी को ना देखकर अगर कहीं से भी इधर उधर से छोटे छोटे टुकड़े रील्स आप देख रहे हो, हजारों लाखों रील्स देख रहे हो, और एक्चुअल मूवी 3 घंटे की ना होकर आपने उस पर करीबन 7-8 घंटे दे दिया, फिर भी आपको वो मूवी जो है वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रही। आप हमेशा उलझे हुए रहते हो, सोचते रहते हो कि मैंने 8 घंटे 9 घंटे इस टॉपिक को दे दिया, इस रील्स को दे दिया, इस मूवी को देख दिया। पर अगर मैं कहूं यहां पर कि मित्र ये मूवी जो है 3 घंटे की है, आप एक बार सीक्वल में देख लीजिए, फिर आपको वो रील्स देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। आपका जो प्रॉब्लम है वह क्या है कि अगर कोई एक 100 पेज का कोई ग्रंथ है, अगर आप बीच से पेपर उठाकर पढ़ रहे हो, जो 28वां पेज है वो पहला पढ़ रहे हो, उसके बाद 32वां पेज पढ़ रहे हो, उसके बाद 7वां पेज पढ़ रहे हो, यानी कि आप अगर एक सीक्वल में नहीं पढ़ रहे हो तो ग्रंथ का एक्चुअली मूल क्या कहना चाहता है, कहानी क्या है, वह आपको कभी समझ में ही नहीं आएगी। आज जिस तरीके से हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत को पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से अगर आपने टॉपिक को तैयार कर लिया तो आप खुद समझिएगा, आप खुद बताइएगा कि अगर ये टॉपिक आपने आज जिस तरीके से पढ़ा है तो क्या कुछ शेष रह जाता है टॉपिक में पढ़ने को। अगर इसी तरीके से जिस तरीके से आज का टॉपिक आपने पढ़ा, इस तरीके से मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो क्या आप टॉपर बन सकते हो? नहीं, आप टॉपर है ही। आपका प्रिपरेशन अगर इस ढंग से हो जाता है तो आप अपने आप को उसी टाइम से टॉपर मानने ही लगोगे। फिर क्वेश्चन कभी भी यह नहीं उठेगा कि आप एग्जामिनेशन क्रैक करोगे कि नहीं, क्योंकि आप टॉपर हो। आप अपने आप को हमेशा ही टॉप पर देखना चाहोगे। और आज की क्लास में हर एक लेयर के स्टूडेंट्स, यानी कि आप परसेंटेज को जानते हो, आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी जानते हो, तो भी आज की क्लास में आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके की प्रिपरेशन करने को मिल जाएगी, रिवीजन करने को मिल जाएगा। अगर आप परसेंटेज को बहुत कम जानते हो, यानी कि कुछ भी नहीं जानते, तो भी बिलीव मी गाइस कि आज की क्लास पढ़ने के बाद आप अपने आप को एक एडवांस लेवल पर पाओगे, एडवांस लेवल पर देखोगे। क्योंकि आज की क्लास परसेंटेज की अगर आपने पढ़ ली तो फिर इसके बाद कुछ शेष पढ़ने को इस टॉपिक के लिए रह ही नहीं जाएगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शिद्दतता से अब आपको यह क्लास पढ़नी है। एक बार अपने आप को यह टाइम देकर देखिए कि क्या इस क्लास को अगर आप पहले से अंत तक अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसी तरीके से अगर सारे टॉपिक आप अपने तैयार कर लेते हैं तो आप क्या एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए बने हैं या आप टॉप करने के लिए बने हैं, आप इसका फैसला खुद कीजिएगा। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि परसेंटेज। देखिए, अपने आप में ही बहुत प्यारा वर्ड है परसेंटेज। यहां पर अगर मैं देखूं कि पर सेंट, इसका मतलब क्या हो गया? पर सेंचुरी, पर 100, यानी कि यह होता है परसेंटेज का सिंबल। दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज। अगर इसके आगे मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर लिख लिया 35%, इसका मतलब क्या हो गया कि 35 पर 100। हर एक 100 में 35वां जो भाग है उसे कहा जाता है 35%। समझ में आपको आ चुका है? देखिए, पूरे जो प्रतिशत का टॉपिक है ना, वो 3 टाइप के क्वेश्चंस बनाता है, यानी कि इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चंस में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी बनेंगे और आपके बेसिक क्वेश्चंस भी बनेंगे। कौन से हैं ये 3 टाइप? तो सबसे पहले टाइप की अगर मैं बात करूं, इसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक्सप्लेन करूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी 120 रुपीज है, मेरी सैलरी हाल ही में 120 रुपीज है। अगर ये सैलरी अगले मंथ से, यानी मुझे कहा गया कि नेक्स्ट मंथ से भैया तेरी सैलरी 144 रुपीज हो जाएगी, और क्वेश्चन में यह पूछा गया कि कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट टाइप। यहां पर मुझे दिया गया है इनिशियल वैल्यू कि 120 रुपए में मेरी सैलरी 144 हो चुकी है। आप कहोगे कि 24 रुपया सर बढ़ गई है। एकदम पक्की बात, बहुत अच्छी बात कि मेरी सैलरी जो है 24 रुपया बढ़ चुकी है, बट क्योंकि मुझे प्रतिशत में खेलना है तो 24 जो है, याद रखिएगा परसेंटेज जो है हमेशा ही पहली वाली वैल्यू यानी कि इनिशियल वैल्यू पर काउंट किया जाता है कि 24 रुपया जो है वो 120 रुपये का कितना परसेंटेज है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ। तो 24 इसको काट देगा 5 से और 5 इसको काट देगा 20 से, यानी कि यहां पर आपको समझ में आ चुका है कि भैया आपकी सैलरी जो है वह 20% से इंक्रीज हो चुकी है।
यह पहला टाइप है। सेकंड टाइप में आपको क्या दिया गया है कि मुझे कहा गया कि मेरी सैलरी 200 रुपया है, मेरी सैलरी 200 रुपीज है, और आपके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से यह सैलरी अगले मंथ से 30% बढ़ जाएगी, 30% इंक्रीज हो जाएगी। तो बताइए कि आपकी बाद वाली यानी अगले मंथ से आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। किया जाता है कि मेरी सैलरी है क्या 200 रुपया, 200 रुपया मेरी सैलरी है, और क्योंकि 30% का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 200 रुपए में 30% का इंक्रीज का मतलब क्या कि 200 जो 100% सैलरी है उसमें 30% का इंक्रीज यानी कि 130% सैलरी मेरी नेक्स्ट मंथ से मेरे हाथ में आएगी। तो 200 का मुझे निकालना होगा 130%। तो यहां से ये 2 जोड़ गए तो यहां से आ गया 260 रुपीज। इट मीन्स नेक्स्ट मंथ से मेरी सैलरी हो जाएगी 260 रुपीज। समझ में आपको आ चुका है। बट अगर इसी केस में मैं ये कहूं कि 200 रुपया मेरी सैलरी है, बट आपकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से भैया अगले मंथ से 30% की सैलरी में आपका डिक्रीज कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी 30% से कम कर दी जाएगी। तो उस केस में अगर मैं देखूं कि नेक्स्ट मंथ से अब मेरी सैलरी क्या बन जाएगी, मेरे हाथ में कितने पैसे आएंगे कि मेरी सैलरी 200 रुपीज जो है, क्योंकि उसमें 30% का डिक्रीज हो रहा है, कम हो रही है, तो 100 में यहां पर इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी, तो मैंने 100 में उतने बढ़ा दिए। यहां पर कम हो रही है तो मैं 100 में से उतने कम कर दूंगा, तो 100 में से 30 जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ से अब मेरे हाथ में 70% पैसा ही आएगा। और यहां से आप इसे सॉल्व करोगे, इट मींस 140 रुपीज अब नेक्स्ट मंथ से मेरे हाथ में आएगा। क्यों? क्योंकि 30% से मेरी सैलरी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो ये सेकंड टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आपको आ चुका है। नाउ मूव ऑन द थर्ड टाइप। यहां पर मुझे क्या कहा कि मेरी कुछ सैलरी है, बताया नहीं गया है, मेरी कुछ सैलरी है जिस पर 40% का इंक्रीज होने वाला है, 40% मेरी सैलरी जो है वह बढ़ जाने वाली है, और बाद में मेरे हाथ में 280 रुपीज आएंगे, ये मुझे कहा गया। इनिशियल वैल्यू मुझे दी ही नहीं गई है, मुझे परसेंटेज वैल्यू दी गई है और बाद वाली फिगर दी गई है। तो यहां पर मैं इसे काउंट किस तरीके से करूंगा, मान लूंगा कि मेरी एक्स सैलरी है, मेरी एक्स सैलरी है, और क्योंकि 40% का इंक्रीज हो रहा है, इट मींस एक्स का 140% नेक्स्ट मंथ से मेरे हाथ में आएगा। तो एक्स का 140% यानी 140 डिवाइडेड बाय 100 ये बन जाएगा जो आखिरी वाला फिगर कि मेरे हाथ में क्या आने वाला है, 280 रुपया। तो यहां से 140 को काट देगा 2 पर, और x की वैल्यू यहां से 100 इस तरफ चला जाएगा, इट मींस 200 रुपीज। तो मैंने समझ लिया कि भैया मेरी सैलरी कितनी है, अभी 200 रुपीज है, क्योंकि 40% का इंक्रीज होने वाला है, तो सैलरी क्या बन जाएगी, 280 रुपीज। इन्हीं 3 टाइप में दोस्तों सारा प्रतिशत का खेल गूंजा गया है। सारा प्रतिशत का खेल जो है इन्हीं 3 टाइप में आपको मिल जाएगा। इन्हीं 3 टाइप को घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चंस जो है वह दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि भैया परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से फ्रैक्शन है क्या। समझे हम लोग कि एक एग्जाम में मेरा नंबर आया था 35%। मेरा नंबर क्या आया था, 35%। का मतलब क्या हो गया, 35/100। समझ में आपको आ चुका है। बट क्या यह लोएस्ट, ये जो है लिस्ट फॉर्म है, नहीं, इसमें और मैं काट सकता हूं। जैसे कि 5 से काटूं तो ये 7 पर चला जाएगा, 5 से 100 को काटे तो ये 20 पर चला जाएगा। तो यहां से मैं और 7:20 ये रेशियो तक भी आ सकता हूं। नाउ 7:20 जो है ये रेशियो का लिस्ट फॉर्म है, यानी कि हर 20वें भाग में 7वां जो हिस्सा है वही तो बन रहा है 35%। और क्योंकि ये लिस्ट फॉर्म है P/Q का, तो इसे ही कहा जाता है फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन। आपको समझ में आ चुका है। कभी कभी आपको दिया जाता है जैसे कि 33 1/3% निकाल दीजिए ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि 33 प्लस 1/3%। इसका मतलब क्या हो गया, 33 या 99, 99 और प्लस 1 यानी 100/3%। अगर परसेंटेज को मुझे काउंट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 300, क्योंकि डिवीजन में क्या आ जाएगा, परसेंटेज। तो यहां से 2 जीरो निकाल दे, 2 जीरो निकाल दे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 33 1/3% अगर मुझे निकालना है तो डायरेक्ट 1/3 निकाल दीजिए। नाउ 1/3 जो लोएस्ट फॉर्म, जो लिस्ट फॉर्म P/Q का बना है वो क्या है, वो है 33 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू। आपको समझ में आ चुका है। इसी में एक चीज और आती है कि अगर मैं इसका दुगना कर दूं, अगर मैं इसका दुगना कर दूं, यानी कि मैं कह दूं कि 66 2/3% निकाल दीजिए, तो मैंने क्या किया, मैंने परसेंटेज को दुगना कर दिया है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको हमेशा याद रखने के लिए इसका भी दुगना कर दीजिए, 1/3 का भी दुगना कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 2/3। नाउ 2/3 इट इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 66 2/3%।
फ्रैक्शनल वैल्यू जाननी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल कभी कभार एग्जामिनर, जैसे कि हाल ही में मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा था जहां पर मैंने देखा कि 57 1/7 परसेंटेज निकाल दीजिए भैया ऑफ 247। ये हाल ही में ही रेलवे के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एग्जामिनर यहां क्या चेक करना चाह रहा है? यहां पर यह देखना चाह रहा है कि आपको क्या पता है कि 57 1/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। अगर आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी डिफिकल्ट बन जाता है। बट क्योंकि मुझे पता है कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 4/7, तो डायरेक्ट मैंने निकाल दिया 4/7 मल्टीप्लाई बाय 247। तो ये 7 इसे काट देगा डायरेक्टली 21 पर, एंड 21 4 जार 84 माई आंसर। विद इन सेकंड्स में आंसर निकाल दिया आपको। पर आप यहां पर बोलोगे सर क्या बात है, ये तो आप रट के आए हो, 57 1/7 आपने डायरेक्टली निकाल दिया 4/7। 4/7 आपको पता कैसे चला कि ये 57 1/7 परसेंटेज का है? आप डायरेक्टली रट कर आए हो और यहां पर हमें सिखा रहे हो। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है कि 1/7 परसेंटेज होता है 14 2/7 परसेंटेज। 1/7 फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वह 14 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो आप अगर देखें तो इसका क्या, ये जो है ये 4 गुना नहीं है। आप कहोगे कैसे 4 गुना है सर? 14 2/7 का 14 को मल्टीप्लाई 2 से करे तो ये तो 56 आता है। बट माय डियर फ्रेंड, मैंने इनिशियली आपको कहा कि 14 2/7 का मतलब क्या हो गया? 14 प्लस 2/7 परसेंटेज। तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो जो कि 56 आता है, तो इसे भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो ये क्या आ जाएगा? 8/7। नाउ 8/7 जो है वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि अगर मैं यहां पर काटूं तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 से कट जाएगा, 7 1 7 और वैल्यू आ बचेगी 1/7। इसका मतलब 56 प्लस 1, तो ये बन जाता है 57 1/7 परसेंटेज। इस तरीके से मुझे पता है कि अगर ये इसका 4 गुना है तो फ्रैक्शनल वैल्यू का भी तो 4 गुना होगा कि नहीं होगा। तो यहां से मुझे पता है कि 4/7 जो होता है वही होता है 57 1/7 परसेंटेज। समझ में आपको आ चुका है? देखिए, इसके लिए आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा, यह ग्राफ का। देखिए, आपको रटना नहीं है, याद रखिएगा। आपकी प्रैक्टिस ही आप देखोगे कि आज हम जिस लेवल तक जाने वाले हैं, अगर उस लेवल तक जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही ऐसी हो जाएगी कि आपको ये सारे नंबर बाय हार्ट याद रह जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, किसी भी फ्रैक्शन का 1 पार्ट यानी एक पार्ट वो होता है 100%। अगर उसको आधा कर लीजिए तो परसेंटेज भी आधा हो जाएगा 50%। अगर उसका 1/3 कर दीजिए तो 100 का भी 1/3 हो जाएगा 33 1/3, या तो फिर कह लीजिए 33.33%। अगर उसका 1/4 पार्ट कर दीजिए तो ये हो जाता है 25%। अगर उसका 1/5 पार्ट कर दीजिए तो वो ये हो जाता है 20%। इस तरीके से अगर आप देखते हो तो ये वैल्यू जो है, जैसे कि 1/6 का वैल्यू होती है 16 2/3%। अगर आप देखो कि 1/11 यानी कि 1/11 फ्रैक्शनल वैल्यू जो है उसका परसेंटेज होता है 9 1/11 परसेंटेज। अभी मैंने क्वेश्चन देखा, जैसे कि पूछा गया था कि 54 6/11 परसेंटेज निकाल दीजिए। यह भी सवाल रेलवे का ही है कि ऑफ 132। तो अब आप कहोगे कि ये वैल्यू तो यहां पर मुझे कहीं पर दिख नहीं रही। मैं कहूंगा ये जो है 9 1/11 की जो वैल्यू है वह है 1/11। तो क्या इसका यह 4 गुना नहीं है? सॉरी, 6 गुना नहीं है। तो मुझे निकालना है 6/11 ऑफ 132। देख लीजिए, 9 6 are 54 और 6 ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो चुका। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये कट जाएगा 9 1 11 1 11 11 2 are 22 एंड 12 6 are 72। आपका आंसर यहां पर आ चुका है। ओके, तो एक बार ये जो 1.5 से लेकर 1/20 तक का वैल्यू आप सिर्फ एक बार देख लीजिए। एक और फिगर इसमें ऐड कर लीजिएगा, 1/25 जो होता है वह मेरे बच्चे होता है 4%। तो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका है, फ्रैक्शनल वैल्यू काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो अब हम अपनी क्लास की रियल शुरुआत करते हैं। अब हम अपनी क्लास में क्वेश्चंस आंसर देखेंगे, किन किन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड बिलीव मी गाइस, हम अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल तक ले जाएंगे कि जहां के बाद अगर आपको कैट लेवल का भी सवाल दे देना तो आप उलझोगे नहीं, आप उसे भी सॉल्व कर पाओगे। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर मुझे कहा, इस महीने अमूल डेयरी में मिल्क चॉकलेट के उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई है। यदि इस महीने मिल्क चॉकलेट के 9100 बॉक्स का उत्पादन हुआ है तो एक महीने पहले यह कितना था? एक महीने पहले भैया यह उत्पादन कितना था, मुझे बता दीजिए। 30% का मतलब है 3/10। 3/10 की वृद्धि हुई है, यानी 10 में 3 बढ़ गया है। 10 में 3 बढ़ गया यानी कि 13 उत्पादन हो गया है। पहले कितना था? 10 था। अब उत्पादन बढ़कर कितना हो गया? 13। 13 की फिगर मुझे दी गई है 9100। तो पता चल गया कि 13 से 5100 बन चुके हैं, यानी कि मल्टीप्लाई किया गया है 700 से।
तो अगर इसको मल्टीप्लाई 700 से किया गया है तो जो पहले वाला उत्पादन था उसको भी 700 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से मुझे मिल चुका 7000। इट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 में आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन काफी आसान था, आपको समझ में भी आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से 25% अधिक है, तो बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें पूछा गया है। मुझे पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4। यानी कि अगर बी की आई 4 रुपीज है तो ए की आई उसे 1 रुपया ज्यादा है, तो ए की आई यहां पर क्या बन जाएगी, ए की आई यहां पर बन जाएगी 5 रुपीज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी की आई जो है, पहले तो ये देख लीजिए कि डिफरेंस कितने का है, 1 रुपए का डिफरेंस है। अब हमें यह पूछा है कि बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है, 1 रुपया कम है। किससे, ए की इनकम से, 5 से। तो 1/5 मुझे पता है कि 20% होता है, और आपको यह समझ में भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट इज द करेक्ट आंसर। इसी का उल्टा दे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से 40% कम है। आगे वाले क्वेश्चन में ज्यादा थी, यहां पर कम है। मुझे पता है कि 40% का मतलब होता है 2/5, 1/5 होता है 20%, तो 2/5 उसका दुगना हो गया। यानी कि अगर मैं कहूं कि बी की इनकम जो है वो 5 रुपया है, तो उसे ए की इनकम जो है 2 रुपया कम है, तो यहां से ए की इनकम क्या मुझे मिल गई, 3 रुपये मिल गई। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। क्वेश्चन कह रहा है तो बी की इनकम जो है वो ए की इनकम से कितना प्रतिशत अधिक है, 2 अधिक है। किससे, ए की इनकम क्या है 3 से, इससे 2 अधिक है। यानी कि 2/3 का परसेंटेज क्या होता है, 1/3 होता है 33, 1/3 मैंने आगे ही इनिशियल आपको समझाया कि 2/3 होता है 66, 2/3%। एंड दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि एक कार्यबल में कभी कमी के कारण ड्यू टू डिक्रीज इन द मैन पावर एक कारखाने में उत्पादन जो है वह 25% से कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य समय को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि 25% से कम हो गया, यानी कि 1/4 कम हो गया है। यानी कि पहले अगर 4 काम होता था तो अब उसमें एक काम कम हो रहा है, यानी कि अभी 3/4 काम हो रहा है। कि पहले अगर 4 घंटा काम होता था तो अभी भैया 3 घंटे ही काम होता है, तो 3 घंटे ही काम जो है वह होता है। हमें कहा गया कि वापस इस तरीका पर आने के लिए तो 1 घंटे बढ़ाना होगा, किस पर, 3 पर। तो 1/3 इट मीन 33.33%, या तो कह लीजिए कि 33 1/3%। और यह फिगर आपको गिवन है ऑप्शन नंबर, यहां पर 2 में ही है, तो फर्स्ट कीजिए, सेकंड कीजिए। ओके, यहां पर एक फिगर अलग होनी चाहिए। बट आई गेस आपको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन काफी आसान था। कहा गया था कि देखिए यहां पर लैंग्वेज आपको समझना होगा। क्या कहा कि 25% की कमी, यानी कि पहले अगर 4 घंटे का काम होता था तो अभी 1 घंटा जो है कम काम हो रहा है। तो पहले अगर 4 घंटे का काम होता था तो अभी 3 घंटे का काम होता है। अभी कितने घंटे का काम होता है, 3 घंटे। अभी मुझे वापस 3 से 4 जाना है तो 1 घंटे बढ़ाना होगा, किस पर, 3 पर। तो 1/3 इट मीन 33.33%। समझ में आपको आ चुका है। तो एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमें कहा कि किसी शहर की जनसंख्या एक निश्चित अंतराल में 3% से बढ़ती है, 3% से बढ़ी है, लेकिन यदि 2% की कमी होती तो यह 1500 कम हो जाती। देखिए लैंग्वेज समझना, यहां पर बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर मुझे क्या कहा कि अगर मैं इसे टाइम फिगर के तौर पर समझाऊं, ओके, कि 3% से बढ़ी है, यानी कि 1, 2 और 3% से बढ़ी है। बट यदि 2% से, यानी कि जहां पे था अगर वहां से 2% की कमी हो जाती, ओके, तो 1500 कम हो जाती। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो 1, 2, 3, 4, 5% की वैल्यू मुझे गिवन है 1500। ये चीज अगर आपने समझ ली होती तो फिर तो क्वेश्चन को था ही नहीं। हमें पूछा है कि मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो 100%, इसमें 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 100%। तो यहां पर 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 1, 2, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 30,000। ऑप्शन नंबर सेकंड इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि आर अपने पास मौजूद टॉफियों का 3/8 हिस्सा जो है वो एस को दे देता है। समझिएगा पहली लाइन के आर जो है उसके पास समझिए कि 8 टॉफी है, तो उसमें से 3 टॉफी जो है वो एस को दे देता है। तो अभी उसके पास कितनी टॉफी बची होगी, 5, क्योंकि 8 टॉफी में से 3 टॉफी तो उसने एस को दे दी, तो अभी उसके पास कितनी बची होगी, 5।
यदि अब आर के पास एस के पास मौजूद टॉफियों का के प्रतिशत है तो के का मान बता दीजिए। समझे क्या कहा कि अभी आर के पास कितनी टॉफी है, 5 टॉफी है, 5 टॉफी है। और ये एस के कितने प्रतिशत है, एस के पास कितनी टॉफी है, 3%। इट मींस अगर परसेंटेज में खेलना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ये मुझे मिला क्या, ये मुझे मिला फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 500/3%। ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है एंड इट इज द राइट आंसर। आई गेस समझ में आपको आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर कहा कि 4 मित्र है, ए बी सी डी के पास कुछ कैंडी है, बी के पास ए से 10% ज्यादा कैंडी है, जबकि सी के पास बी से 10% ज्यादा कैंडी और डी के पास सी से 10% ज्यादा कैंडी है। तो ए और डी के पास कुल कैंडी संख्या बी सी के पास कुल कैंडी की संख्या से 21 ज्यादा है, तो बी के पास कितनी कैंडी। देखिए हर क्वेश्चन में यहां पर आपको एक और बात समझनी होगी कि आपको कॉमन सेंस थोड़ा तो लगाना होगा कि हर क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए तो फ्रैक्शन से ज्यादा जल्दी 100 मानने से हो जाता है। जैसे कि मैं अगर मान लूं कि बी के पास ए से 10% ज्यादा कैंडी, तो मैं समझ लेता हूं कि ए के पास भैया 100x कैंडी पड़ी है। अब समझिए तो बी का उसका 10% ज्यादा है, तो ये हो जाएगा, पीछे से एक जीरो निकाल दे तो ये 10%, यानी कि 110x ये किसके पास हो जाएगी कैंडी, बी के पास। आगे का खेल क्या है समझिए कि बी के पास जो कैंडी है उससे सी के पास 10% ज्यादा है, तो सी के पास इससे भी 10%, तो 11 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 121x। और डी के पास भैया सी से भी 10% ज्यादा, तो 121 जो है उसका 10% होता है 12.1। पीछे से एक डिजिट का पॉइंट बढ़ा दिया तो ये हो जाता है 133.1। तो डी के पास कैंडी आ चुकी है 133.1x। अब क्या कहा कि ए और डी के पास जितनी भी कैंडी है, तो ए और डी के पास अगर मैं देखूं तो 233.1 कैंडी है। और ये जो संख्या है बी और सी के पास जितनी कुल कैंडी है, तो बी और सी के पास कुल कैंडी यहां पर कितनी दिखाई पड़ रही है, 231। तो इन दोनों का डिफरेंस यहां मुझे 21 गिवन है और मैंने जो x माना तो यहां पर मुझे दिखाई पड़ रहा है 2.1x का डिफरेंस आ रहा है, इज इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू यहां से मुझे मिल जाएगी 21 डिवाइडेड बाई 2.1। अगर पॉइंट को हटाना है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, ये इसको काट देगा 10 पर। तो x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 10। मुझे पूछा है b के पास 110x मैंने माना था, x की वैल्यू है 10, तो ये आ गया 1100, 1100 कैंडी। ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर मुझे कहा कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का यानी टोटल जो वैलिड वोट्स थे उसका 55% मत मिलते हैं। ओके, 20% जो वोट है भैया वो इनवैलिड हो जाते हैं, यानी कि अवैध हो जाते हैं। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैलिड वोट की संख्या हमें यहां पर बतानी है। तो देखिए यहां पर अगर मैंने देखा कि कुल मतों की संख्या मुझे गिवन है 7500। ओके, और उसमें से अगर मैं देखूं कि 55%, ये तो चलो बाद में आता है, पहले देखिए कि 20% वोट जो है वो तो इनवैलिड हो जाते हैं। अगर 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। 1/5 वोट अगर यानी 5 में से 4 वोट अगर इनवैलिड है, यानी कि 4/5 जो होगा वो टोटल वैलिड वोट्स की संख्या होगी। समझ में आ रहा है कि 5 में से अगर एक वोट इनवैलिड है तो 4 वोट वैलिड हो गए, टोटल किस में से, 5 में से। समझ में आपको आ चुका है। अब आगे क्या कहा, अब आगे कहा कि 55% वोट किसको मिला है, जो उम्मीदवार जीत चुका है, यानी कि पहले उम्मीदवार को 55% मत यानी वैलिड वोट्स मिले हैं। ओके, पहले उम्मीदवार को, तो टोटल वैलिड वोट होते हैं 100%। अगर पहले को 55% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45%। और 45% होता क्या है, 45/100, यानी कि 9 से काटू, 5 से काटू तो 9 पर चला जाएगा, 20 पर चला गया, 9/20। इसका जो 9/20 पार्ट है वो हमें पूछा गया है। यहां पर इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 इसको काट देगा 5 पर और 5 5 जा 25, इसे काट देगा 3 पर, देखिए 300, 9 3 जा 2700। इट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इट इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर कहा गया है कि 2 टेलर है एक्स और वाई को उनके नियुक्त यानी उनको 2 टेलर एक्स एंड वाई आर पेड टोटल ₹550 पर वीक बाय देयर एम्प्लॉयर। जिन्होंने उनको नौकरी पर रखा है भैया वो उनको 550 रुपया देता है हर वीक पर। ओके,
यदि x को y का भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, यानी x को 120% भुगतान किया जाता है, तो y को प्रति सप्ताह कितने भुगतान किया जाता होगा? तो एक बार देखो, मैं समझ लेता हूं कि y को फॉर एग्जांपल y रुपीस भुगतान किया जाता है। ओके, तो इसको अगर y रुपीस किया जाता है तो x को कितना किया जाता होगा? उसका 120%, यानी y का 120%। ओके, और इन दोनों का सम मुझे दिया गया है कि टोटल 550 रुपीस दिया जाता है। इसको सॉल्व करें तो यहां से 0 से 0 कट जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि यहां पर 10, इसको फर्दर काटो तो 6 पर चला जाएगा, ये 5 पर चला जाएगा। ओके, अब क्या, तो अब देखिए 5y, अगर y इसके डिनोमिनेटर में लाना है तो 5y प्लस 6y, इसकी वैल्यू हो जाती है 550, और क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 5 आ चुका है तो ये सामने चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। तो 11y की वैल्यू आ जाती है 550 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 11 इसको काट देगा 5 पर 50 पर, तो y की वैल्यू यहां पर मुझे मिल जाएगी 250 रुपीज, यानी y को जो है वो 250 रुपए मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है, काफी इंटरेस्टिंग था, काफी आसान भी था, लैंग्वेज समझना जरूरी था। एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर मिरांडा हर महीने अपने वेतन का 40% बचाते हैं, लेकिन अप्रैल में उनके खर्च में 10% की वृद्धि हुई, तो उन्होंने सामान्य रूप से बचत की गई राशि से 1200 रुपया कम बचाए। उनका वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं समझ लेता हूं, यहां पर भी अगर 100 पर खेले तो आसान रह जाएगा। मैं समझ लेता हूं कि टोटल भैया ये मिस्टर मिरांडा है ना, वो 100x कमाते हैं। तो अगर 40% वो सेव करते हैं, 40% वो बचाते हैं, तो 40x यहां पर से क्या करते होंगे? सेविंग करते होंगे। तो बाकी का 60x वो क्या करते होंगे? उनका खर्च होगा, एक्सपेंस करते होंगे। अगले मंथ से क्या हुआ? उनकी सैलरी तो भैया 100x की 100x ही रही है। आगे हमें क्या कहा कि उनका जो खर्च है एक्सपेंसेस जो है वो 10% से बढ़ जाता है। 60 का 10% क्या होता है? 6, यानी 60x अगर उसका पहला एक्सपेंसेस था तो अब उनका एक्सपेंसेस हो गया 66x। तो 100 में से 66x अगर आप काटते हो तो ये हो जाता है 34x। पहले भैया वो 40x बचाते थे, अब 34x बचाते हैं, यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं तो 6x की कमी हुई है, और उसी की फिगर मुझे दी गई है 1200 रुपए। तो 6 इसको काट देगा 2 पर, यानी कि 200x की वैल्यू मुझे यहां से क्या प्राप्त हुई? 200। मुझे पूछा है कि उनका टोटल भैया 100x, तो उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 जो x की वैल्यू है। तो यहां से मुझे क्या 20000, दिस इज द आंसर 20,000। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एंड 37% कम है। ओके, तो तीन संख्याएं, पहली संख्या, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। लेट सपोज दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो मैं तीसरी संख्या को भैया मान लेता हूं 100। तो 30% कम है पहली संख्या, तो 100 का 30% यानी कि 30 कम है तो ये हो जाएगी 70। दूसरी संख्या 37% कम है, तो 100 में से 37 यानी 37 को मैं माइनस करता हूं तो दूसरी संख्या मुझे मिल गई 63। समझ में आपको आ चुका है? हमें पूछा है दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का कितने प्रतिशत, द परसेंट बाय विच सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। ओके, तो जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत कम है? 7 कम है। किससे कम है? 70 से। पहली संख्या से कम है, 7 कम है। किससे कम है? 70 से। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, ये चला जाएगा 10 पर, और 10 इसको काट देगा 10। सो द राइट आंसर इज 10%। वैसे 7 जो 70 का 10% होता है वो तो देखने से पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हिंदी में अगर देखें, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम, यहां पर कम लिखना चाहिए था, कम है। ओके, आई गेस आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अदरवाइज तो ये देखिए, ये क्या हो जाता कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है सेकंड संख्या, तो ये हो जाती 63 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये आंसर आ जाता। तो 0 से 0 चला जाता, 7 इसको काटेगा 9 से, तो 90%। ओके, जो हिंदी वाला सवाल है उसका आंसर है 90%, और जो इंग्लिश में कितने प्रतिशत कम है तो 10% कम है। समझ में आपको आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमें यहां पर कहा कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से 45/11% अधिक है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:3 है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी कम है? ओके, तो यहां पर अगर देखें तो देखिए, अगर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है जो कि 5/11 है, तो क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान बन गया। 45, क्योंकि मुझे पता है कि 1/11 की जो वैल्यू आती है वह 1/11 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 9/1/11% होती है। तो अब देखिए, तो इसका 5 गुना नहीं है। ओके, तो इसका भी 5 गुना। ओके,
तीन नंबर है, पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। ना मुझे ये कहा है कि दूसरा नंबर जो है वो पहले नंबर से इतना ज्यादा है। ओके, तो पहला नंबर अगर मैं 11 मान लेता हूं तो उसे 5 ज्यादा दूसरा नंबर है, 5 ज्यादा यानी कि 11 से 5 ज्यादा यानी कि ये नंबर हो जाएगा 16। ओके, आगे की कहानी यह है कि दूसरा नंबर और तीसरा नंबर के बीच का जो अनुपात गिवन है वो 4:3 गिवन है, यानी कि 4 का 16 यानी कि मल्टीप्लाई किया गया 4 के साथ, तो यहां पर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा 4 के साथ, तो 4 3 12। तो तीसरी संख्या आपको मिल चुकी है, क्या है 12। अब तो क्वेश्चन क्या है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है, तो पहली संख्या 11 है, दूसरी संख्या 12 है, एक कम है, एक कम है, ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है, एंड दिस इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16 फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। नाउ अभी क्वेश्चन जो होंगे वो धीरे धीरे अपनी क्लास का हम बढ़ाते जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं समझू तो देखिए एक वैल्यू था ट्रू, दो चीजें उसने की, एक सही करना था, एक गलत किया है, रॉन्ग किया है। ओके, यानी कि किसी नंबर को अभी मैं नंबर देखो वैसे अज्यूम कर सकते हो एक्स का मानकर 100 मानकर, बट मैं समझता हूं कि क्वेश्चन क्या था कि यदि विद्यार्थी ने एक संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा कर लिया है, तो सही उसको क्या करना था 11/16 से गुणा किसे करना था 11/16 से, बट उसने रॉन्ग नंबर, ये नंबर को रॉन्ग मल्टीप्लाई कर दिया किससे 7:12 से। तो क्या यहां पर एक बार में मैं 16 और 12 का एलसीएम अगर ले लूं जो कि आता है 48, तो 48x अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो नंबर है ना ये 48x है, तो दोनों से ये कट जाएगा, तो क्वेश्चन मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो 16 से मैं इसका काटूं तो ये 3x पर कट जाएगा, 16 3 48, और 12 पर इसे काटूं तो 4x पर कट जाएगा, 12 चौके 12 4 48। ओके, तो यहां से मुझे वैल्यू क्या मिली 33x, और यहां से मुझे वैल्यू क्या मिली 7 4 28x। ओके, तो यहां पर अगर देखें सही उसको 33x करना था, मल्टीप्लीकेशन से उसको आंसर क्या मिलता 33x, बट क्योंकि उसने गलत किया है तो आंसर क्या मिला है 28x। यानी कि यहां पर अगर मैं देखूं तो डिफरेंट कितने का आ रहा है 5x का डिफरेंट आ रहा है। किस पर डिफरेंट, क्या डिफरेंट आ रहा है 5x 33x से कम आ रहा है। मुझे वही तो बताना था कि 5x जो है वो 33x का कितना परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, ये 0 से 0 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी कि 500/33 500/33 एंड इट इज द आंसर ऑप्शन नंबर। और इतना कम हो रहा है, ओके ये ध्यान रखते हैं ना, इतना कम हो रहा है 5x अमाउंट जो है वो ओरिजिनल वैल्यू का से कम हो रहा है। ओके, सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 500/3 33% लेस, इतने की त्रुटि आई है, एरर इतने की आई है। ओके, आई गेस आपको समझ में आ चुका है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सो एक बार में नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर क्या गिवन है कि एक व्यक्ति के व्यय तथा बचत के मध्य अनुपात है 5:4, यानी कि एक व्यक्ति के एक्सपेंडिचर और उसके सेविंग के बीच का रेशियो हमें गिवन है। यदि उसकी आय यानी कि इनकम 20% से बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, और बचत यानी कि सेविंग में 10% की कमी होती है, तो व्यय में कितने परसेंटेज का परिवर्तन होगा वो हमें यहां पर बताना है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय जो होता है और सेविंग जिसके बीच का अनुपात मुझे गिवन है 5:4। ओके, मैं मेरी कैलकुलेशन के लिए मैं एक जीरो बढ़ा देता हूं कि मेरा एक्सपेंडिचर जो है, खर्च जो है 50 रुपए है, तो सेविंग भी क्या हो जाएगा, इसमें भी जीरो बढ़ाना होगा। यहां पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, 500 कर दीजिए 400 हो जाएगा, 5000 कर दीजिए 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा अब जो भी खर्च करते हो उसके ऊपर जो भी बचता है, ओके यानी कि 50 रुपीज में खर्च करता हूं, 40 रुपीज में बचाता हूं, तो वही तो बनती है मेरी इनकम। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो बनता है ना इनकम। यानी कि यहां पर मेरी इनकम अब क्या बन चुकी है 90 रुपया, जिसमें से 50 रुपए में खर्च करता हूं, 40 रुपए बचाता हूं। समझ में आपको आ चुका है। अब क्या कहा कि अब कहानी आगे बढ़ती है कि इफ इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इनकम जो है वो 20% से बढ़ जाती है। 90 का 20% यानी कि 18, 9 दूनी 18, तो इनकम अब कितनी हो गई है 108। और सेविंग जो है भैया वो 10% से कम हो गया है। तो सेविंग जो है पहले मैं 40 रुपया सेव करता था, 40 का 10% होता है 4, जो कि 4 अब कम हो चुका है, तो अब सेविंग में कितना करूंगा 36। 108 रुपया कमाता हूं, टोटल अर्न करता हूं, इनकम मेरी है, जिसमें से 36 रुपए में बचाता हूं, तो ऑब्वियसली 72 रुपए में जो होगा वो क्या कर रहा हूं एक्सपेंड खर्च कर रहा हूं, व्यय कर रहा हूं। ओके, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो होता है इनकम। समझ में आपको आ चुका है। अब पहले मैं 50 रुपया खर्च करता था, अब मैं 72 रुपीज खर्च कर रहा हूं, यानी कि 22 रुपया मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूं। 22 रुपया ज्यादा खर्च कर रहा हूं। इनिशियल वैल्यू क्या बनी 50 रुपीज पर, पहले मैं कितना खर्च करता था 50 रुपए, तो 22 जो है वो 50 का कितना परसेंटेज है, यही तो आपको पूछा गया है।
50 को काट देगा 2 से, 22 2 जार 44%, वह आपको गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। इट इज द राइट आंसर। एंड आप आई गेस आपको समझ में भी काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। इसी का एक एडवांस पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहां पर मुझे कहा यदि किसी वस्तु का मूल्य यानी किसी आर्टिकल की प्राइस अगर 35% बढ़ा दिया जाए तो एक गृहस्थ को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, उसको कितनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ताकि उसका जो खर्च है, उसका जो एक्सपेंडिचर, उसका जो व्यय है वह ना बढ़े। यहां पर आपको प्राइस और क्वांटिटी के बीच का इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपको यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मैं बताऊं कि प्राइस जो है वो 35% से बढ़ गया है। देखिए यहां पर समझिएगा, एक मैं समझ लेता हूं कि पहले मैं भैया 100 रुपए का कुछ शुगर लाता था, अब 100 रुपए की प्राइस का शुगर जो है वो 35% से बढ़ गया है, तो 35 रुपया बढ़ जाएगा। तो अब शुगर की प्राइस कितनी हो गई है? 135 रुपीज। ख्याल रखेगा, देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मैं 100 रुपये की जो शुगर लाता था, अब उसकी प्राइस बन चुकी है 135 रुपीज। ओके, क्योंकि 35% का इंक्रीज हुआ है। तो एक्स जो उसका क्वांटिटी होगा ना, उसके टोटली उल्टा होगा। ख्याल रखेगा, पहले अगर मैं 135 केजी शुगर ला पाता था, तो अब मैं 100 केजी ही शुगर ला पाऊंगा। समझ में आपको आ चुका है? तो 35 केजी शुगर या 35 का जो भी आप समझते हो उससे आपको कम करना पड़ेगा। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। इट मींस यहां पर मुझे मेरा एक्सपेंड, क्योंकि मेरे पास पैसे तो उतना ही उतना है। समझिए कि पहले मैं कुछ पैसे का शुगर लाता था, शुगर की प्राइस बढ़ गई है, अभी मेरे पास 100 रुपए के 100 रुपए ही है और उसका 135। तो पहले अगर मैं जितनी क्वांटिटी ला पाता था उससे अब मुझे कम क्वांटिटी मिलेगी ना। ओके, कितनी कम क्वांटिटी करनी पड़ेगी? तो 35 क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। किस पर? अब इनिशियल क्वांटिटी ये हो चुकी है, क्योंकि 135 क्वांटिटी पहले थी जिसकी अब कम होकर 100 क्वांटिटी हो चुकी है। तो 35 जो है वह 135 का कितना परसेंटेज है, यह मेरा आंसर होगा। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। 5 से काटो तो 7 पर चला जाएगा और ये 27 पर चला जाएगा। ओके, तो 700:27, बट यहां पर आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 25 25 25 तो सब में गिवन है। एक बात तो पक्की है कि 27 मल्टीप्लाई बाय 25 हो रहा है। ओके, और कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो एक बार 25 का मैं स्क्वायर कर लेता हूं। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 तो ये हो जाता है 625। और क्योंकि मुझे 25 को 25 से मल्टीप्लाई नहीं 27 से करना है, तो दो बारी का 25 और बढ़ा दीजिए, यानी कि 50 और बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाता है 675। नाउ 25 को 27 से मल्टीप्लाई करता हूं, 27 से मल्टीप्लाई करता हूं 25 से, तो 675 आता है। बट यहां तो 700 है, यानी कि 25 जो होगा वो रिमाइंडर बच रहा है। तो यही तो मुझे पूछा गया, ये परसेंटेज तो है। ओके, 25/27 ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है एंड दिस इज द राइट आंसर। आई गेस आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर कहा गया है कि अपनी कुल आय में से श्री कपूर जो है भैया 20% घर के किराए और शेष उसके बाद जो बचता है उसका 70% घर खर्च में व्यय करता है। यदि वह 7200 रुपीज की बचत करता है तो उसकी कुल आय हमें यहां पर पता लगानी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूं कि टोटल भैया मिस्टर कपूर 100x जो है उनकी टोटल आय है। टोटल आय कितनी है? 100x है। उसमें से 20% तो हाउस रेंट दे दिया, तो इसमें से अगर मैं 20x हाउस रेंट दे रहा हूं तो बचा क्या? ये क्या चला गया? हाउस रेंट चला गया। तो बचा 80x जो बचा उसमें से 70% ऑफ द रेस्ट, यानी कि जो भी शेष बचता है उसका 70%। तो 80 का 70% कितना होता है? 80 का 70% होता है 8 7 56। 56x जो है वो हाउस होल्ड में यूज कर लेता है। ओके, दूसरे घर खर्च में उसने यूज कर दिए। तो यहां से देखें तो 80x में से 56x जाते हैं, तो 24x जो है वह उसका क्या होता है? सेविंग होता है। और सेविंग तो मुझे दिया गया है 7200। तो यहां से अगर आप देखें तो 24 3 72, तो ये 300 पर कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 300। तो 100 मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 को, तो 300 से तो और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 30,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर मुझे कहा इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। ओके, यानी जितने भी बंदे थे टोटल में से 75% ने वोट दिया, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखिए क्या कहा कि दो ही प्रत्याशियों के बीच में कुछ चुनाव हुआ, 75% वोट जो है वो मतदाता जो थे जो 100% के, ओके, उसमें से 75% ने मतदान किया, जिनमें से 2% मत जो है वो अवैध इनवैलिड घोषित हो गए। एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त हुए हैं
और कुल वैलिड वोट का 75% ये फिगर है। तो कुल मतदाताओं की संख्या हमें यहां पर बतानी है। ओके, तो यहां पर समझिएगा कि 75% क्या होता है, 3:4। 25% क्या होता है, 1:4। तो इसका 3 गुना हुआ 75%, तो ये क्या हो जाता है, 3:4। ओके, तो अब अगर मैं देखूं, मैं समझता हूं कि टोटल वोटर्स भैया एक्स है, तो इसका ये जो टोटल मतदाता थे उसमें से 75% ने ही अपना वोट जो है वो कास्ट किया है, यानी एक्स का 3/4 लोगों ने ही अपना वोट जो है वह डाला है। ओके, उसमें से देखिए जो भी वोट डाला है, उसका वोट डाला गया, उसका तो 2% जो है वो इनवैलिड हो चुका है। ओके, तो अगर 2% इनवैलिड हो चुका है तो बाकी का 98% क्या हुआ होगा, वैलिड हुआ होगा ना। तो इसका 98% जो वैलिड वोट्स है, ओके, 98 डिवाइडेड बाय 100, ये जो वैलिड वोट्स है इसका 75% की फिगर मुझे गिवन है, यानी इसका 3/4 की वैल्यू मुझे गिवन है, क्या है, 9261। ओके, नाउ इसको आपको सॉल्व करना है। 2 से काटू तो 49 पर चला जाता है और 2 से काटे तो 2 पर चला जाता है। ओके, फर्दर कुछ जाता है। ओके, देखिए 49 7 से काटूं, पहले देखिए 3 3 are 9, 3 3 are 9 से मैं ये 49 को रहने देता हूँ। 49, 3 3 are 9, 9 से इसे काट दीजिए, 9 1 are 9, 0, 9 दूनी 18 और 9 9 are 81। ओके, ये 3 3 गया, अब 49 है। देखिए 49 का 20 गुना होता है, 21 गुना है ना, 49 का 21 गुना है, तो 49 इसको काटेगा 21 से। ओके, तो x यहां पर क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि x डिवाइडेड बाई 800 इज इक्वल टू 21। तो x यहां पर बन जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 8, 168 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ओके, तो 16,800 रुपए, यानी कि डी इट इज द राइट आंसर। कि टोटल मतदाता की संख्या कितनी थी, 16,800, इट इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट टाइप पर, क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर कहा गया है कि इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट्स जो है वो फेल हुए हैं हिंदी में, 42% स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में फेल हुए, और 17% स्टूडेंट जो है वो भैया दोनों ही सब्जेक्ट में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत जो है वह उत्तीर्ण हुए पास हुए होंगे, वो फिगर आपको बतानी है। इन टाइप के क्वेश्चन में काफी लोगों को प्रॉब्लम आता है। देखिए यहां पर अगर मैं एक ड्रॉ करके समझाऊं तो देखिए समझिएगा, क्योंकि यहां पर 52 + 42 करोगे तो वही कितना हो जाएगा कि 52 और 42 यानी कि 94%। तो डायरेक्ट 6% को आंसर मार्क मत कीजिएगा। ओके, कि 6%, क्योंकि डायरेक्ट भैया देखे तो 52 और 42 94% तो फेल हुए हैं, नहीं, ये फिगर कहां गया, ये फिगर भी तो इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। देखिए अगर मैं एक इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूं कि ये जो है ये बंदे, ये जो सर्कल में बंदे ये कौन है, जो हिंदी में फेल हुए, ये सर्कल में कौन बंदे, जो इंग्लिश में फेल हुए। ओके, और टोटल यहां पर सबसे पहले आपको इस फिगर को देखें कि 17 बच्चे ऐसे जो दोनों विषयों में, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो ये सर्कल में भी है, ये सर्कल में भी है, यानी कि 17%। यानी कि अगर मैं 100x मानता हूं या 100 स्टूडेंट मानता हूं तो 17 तो दोनों में फेल हुए, तो 17 तो यहां आ जाएंगे, क्योंकि 52 स्टूडेंट्स अगर हिंदी में फेल हुए हैं और 17 यहां आ चुका है, इट मींस रिमेनिंग 35 यहां पर आएगा। टोटल इंग्लिश में 42 स्टूडेंट फेल हुए, टोटल 42% स्टूडेंट फेल हुए, तो 17% है तो यहां आ चुका है, इट मींस 25 जो है वो यहां आ जाएगा। ओके, अब अगर आप तीनों तीन का सम करोगे तो ये आ जाएगा 77%, यानी कि टोटल 77% स्टूडेंट जो है भैया 100% में से 77% स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो रिमेनिंग यानी कि 100% में से 77% आप निकालोगे। ओके, तो ये क्या बचेगा, 33%, 1 सेकंड, 23%। इट मींस 23% स्टूडेंट्स जो है वह क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई गेस आपको समझ में आ चुका है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हर बार में ये ऐसा ग्राफ से समझना नहीं है, आपको क्या करना है कि 52% स्टूडेंट जो है वो क्या हिंदी में फेल हुए, ओके, 42 स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में फेल हुए, दोनों का अगर मैं सम कर देता हूं तो ये हो जाता है 94, और वो संख्या जो दोनों में फेल हुई है उसको आप माइनस कर दीजिए। ओके, तो यहां से अगर देखें तो ये भी 77% आ जाता है। ओके, तो आप इस तरीके से समझिए, इस तरीके से समझिए, आपको समझना ही है, और आई गेस आप समझ चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है। तो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर कहा कि एक हॉस्टल है, एक छात्रालय में 800 लड़के रहते, 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के जो है फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी और यानी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य ही खेलता है, यानी 800 में से कोई ना कोई या तो फुटबॉल खेलता होगा, हॉकी खेलता होगा, या तो दोनों ही खेलते होंगे, तो कितने लड़के ऐसे हैं जो दोनों ही खेल खेलते, यह आपको बताना है। ओके, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी, जो आगे वाली फिगर मैंने आपको बताया था
ओके, ये इस तरीके से समझाया था। ओके, तो यहां पर अगर मैं इस तरीके से समझूं कि देखिए ये बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं, ये बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। ओके, और ये जो फिगर है क्या है, जो दोनों खेलते हैं, वो उसी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। एक बार मैं मान लूं कि हॉकी टोटल, अगर टोटल 100x बच्चे जो है, ओके, उसमें से 75% स्टूडेंट जो है वो हॉकी खेलते हैं। ओके, 50% स्टूडेंट्स जो है वो क्या खेलते हैं, वो खेलते हैं क्या, फुटबॉल खेलते हैं। तो x अगर मैं मानूं कि दोनों ही x खेलते हैं, तो 75 माइनस एक्स, तो 75 माइनस एक्स वो बच्चे होंगे जो सिर्फ हॉकी खेलते होंगे, एंड 50 माइनस एक्स जो है वो सिर्फ फुटबॉल खेलते होंगे। ओके, तो इन सबका सम मैंने आपको कहा था ना, वो कितना आना चाहिए, 100, जो कि 100x हमने माना है। ओके, 100 आना चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहां पर 75 प्लस 50 यानी कि ये हो जाएगा 125, और माइनस का x प्लस का x, ये तो चला जाएगा, तो एक बचा माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। ओके, तो 100 को आप इस तरफ ले जाओ और x को इस तरफ ले आओ, तो x की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी 25, यानी कि 25% स्टूडेंट वह है, 25% स्टूडेंट्स वह है जो दोनों ही खेल खेलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हॉकी खेलने वाले टोटल 75% है, तो 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ हॉकी खेलते होंगे, और 50% अगर टोटल फुटबॉल खेलने वाले हैं तो 25% स्टूडेंट, क्योंकि 50 में से 25 जाएगा तो 25% स्टूडेंट्स वो होंगे जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। हमें यह पता लगाना था कि दोनों ही खेल खेलते हैं, वैसे स्टूडेंट कितने, 25%। ओके, और 20 टोटल नंबर दिया गया 800, तो 800 का 25% यानी कि 1/4 कितना होता है, इट इज योर आंसर, तो 200। ओके, 200 आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है, एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर दिया गया है कि अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कंटेन 60% अल्कोहल। ओके, एक मिक्सचर है 50 लीटर का, 50 लीटर का एक मिक्सचर है, ओके, जिसमें से 60% अल्कोहल है, तो 50 का 60% कितना होता है, 6 5 30, यानी कि 30 लीटर जो है वह क्या है, अल्कोहल है। तो रिमेनिंग, क्योंकि दो ये जो मिक्सचर है इसमें अल्कोहल है और वाटर है, तो रिमेनिंग 20 लीटर क्या हो जाएगा, 20 लीटर ऑब्वियसली वाटर हो जाएगा। ओके, आगे की कहानी है कि हाउ मच अल्कोहल, यानी कि इस मिश्रण में कितनी और शराब मिलाई जाए ताकि जो नए मिश्रण है उसमें 75% शराब हो जाए। ओके, तो न्यू जो मिक्सचर बनेगा उसमें अगर मुझे 75% अगर अल्कोहल लेनी है तो रिमेनिंग 25% क्या लेना होगा, रिमेनिंग 25% वाटर होगा, क्योंकि जो नया वाला मिक्सचर बनेगा उसमें 75% अगर अल्कोहल है तो 25% वाटर होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं 25 से काटता हूं तो 3:1 में कट जाएगा, यानी कि 3 लीटर अगर अल्कोहल होगा तो उसमें 1 लीटर पानी होगा। अब यहां पर ध्यान रखेगा, यहां पर ख्याल रखिएगा कि जो भी मिलाया जाने वाला है वो शराब मिलाया जाने वाली, अल्कोहल मिलाया जाने वाला है, वाटर में तो कुछ भी मिलाया नहीं गया, कुछ भी निकाला नहीं गया। तो यहां पर अगर मुझे 1 लीटर दिखाई पड़ रहा है और यहां पर मुझे 20 लीटर दिखाई पड़ रहा है, तो एक का मैं 20 कैसे बनाऊं, मल्टीप्लाई कर दूं 20 के साथ, तो ये 20 लीटर वाटर हो जाएगा ना, जो कि इनिशियली इसमें कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है। तो यहां पर 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 20 से, तो ये कितना हो गया, 23 * 60। अब अगर आप देखें तो यहां पर 30 लीटर मुझे दिखाई पड़ रहा था, क्या दिखाई पड़ रहा था, अल्कोहल, और यहां पर मुझे अल्कोहल कितना दिखाई पड़ रहा है, 60 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 30 लीटर और ऐड कर दिया गया है। इट मींस यहां पर 30 लीटर, केजी में नहीं 30 लीटर में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर, एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में मुझे यहां पर गिवन है कि एक परीक्षा में छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 30% में अगर उसके ज्यादा 45 आ जाते भैया तो ये पास हो जाता। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए हैं और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक उसके ज्यादा है, यानी कट ऑफ जो भी निश्चित किया गया है उससे 45 उसने ज्यादा नंबर अर्न किया है। ओके, तो हमें पूछा गया है कि अधिक ले आया है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि परीक्षा टोटल कितने नंबर की है भाई, वह बता दीजिए। तो देखिए मैं यहां पर देखूं कि 30% एक बच्चा नंबर लाया है, एक बच्चा नंबर लाया 42%। ओके, ये 30% मार्क्स लाया और 45 नंबर से ये फेल हो चुका है। तो अगर ये 30% मार्क में अगर 45% और 45 मार्क्स और ज्यादा ले आता भैया तो ये पास हो जाता। इस दूसरे छात्र ने 42% मार्क हासिल किए हैं और उसके जो कट ऑफ था उससे 45 ज्यादा है, तो इसमें से अगर मैं 45 माइनस कर देता हूं तो ये जो फिगर होगा ये दोनों कट ऑफ नहीं हो जाएगी, ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं कि 30% को इस तरफ ले आता हूं तो 30% 42 में से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12%, और अगर 45 माइनस वाला इस तरफ ले आते हो तो प्लस हो जाएगा 90, 45 + 45। ओके,
तो यहां से अगर मैं देखूं कि इसे अगर मैं 3 से काटता हूं, 30 से काटता हूं तो ये 4% आ जाएगा, और ये भी 3 से काटता हूं तो ये 30 आ जाएगा। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। ओके, तो मल्टीप्लाई अगर मैं इसे 25 से करता हूं तो ये 100% हो जाएगा। 25 4 जार 100, तो मुझे इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। 25 3 जार 75, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 750 नंबर का टोटल यह पेपर था। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां जो है वो 3:2 यानी 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो छात्रवृत्ति ना लेने, स्कॉलरशिप ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें यहां पर बता दीजिए। ओके, तो देखिए यहां पर बॉय और गर्ल के बीच का रेशियो मुझे गिवन है 3:2। ओके, मैं एक बार में 30 बॉय मान लेता हूं तो 20 गर्ल लेना पड़ेगा, 0 0 एक बढ़ा दिया। यदि 20% लड़के यानी 30 का 20% कितना होता है? 6, 3 दूनी 6। 6 लड़के ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप लेते हैं, तो स्कॉलरशिप जो ना लेते हुए वो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 24। उसी तरीके से अगर आप देखें कि 30% लड़कियां, तो गर्ल अगर 20 है तो उसका 30% वो भी 6 होती है। तो 6 ये जो है वो स्कॉलरशिप लेती है, तो यहां से अगर मैं देखूं कि 14 लड़कियां ऐसी होगी जो स्कॉलरशिप नहीं लेती होंगी। समझ में आपको आ चुका है काफी अच्छी तरीके से। ओके, तो ये जो बॉय है और ये जो गर्ल है, ये लड़के लड़कियां है जो स्कॉलरशिप नहीं लेती, यानी कि 24 और 14 यानी कि 38 ये स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप नहीं लेते। और क्योंकि टोटल हमने स्टूडेंट क्या माना था? 50, तो 50 में से 38 स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप नहीं लेते, तो 100 की वैल्यू यानी 52 में अगर मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो 100% नहीं हो जाएगा। तो इसमें भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 72%। ओके, क्योंकि मुझे परसेंटेज में वैल्यू किसमें? 100 में चाहिए ना। तो 50, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 38 जो है वो 50 का कितना परसेंटेज है। ओके, तो यहां से इसे करो तो ये भी 72 आ जाता है। बट मैं आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से परसेंटेज को घुमा फिरा कर एक्सप्लेन करता रहता हूं ताकि आपको परसेंटेज हर तौर पर समझ में आ जाए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 72%। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। तो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कच्चे माल और विनिर्माण लागत यानी कि रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है अलग अलग कुल लागत का 70% एंड 30% है। ओके, और लाभ प्रतिशत कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल का 14.28% यानी कि 1/7 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। ओके, 1/7 है। यदि कच्चे माल की लागत में 20% की वृद्धि होती है और विनिर्माण लागत में 40% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में 80% की वृद्धि होती है, तो भैया नया जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमें बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आसान बना देते हैं कि देखिए मुझे दो चीज गिवन है, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। रॉ मटेरियल मुझे गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मुझे गिवन है, जो कि है 70% 30%। मैं समझ लेता हूं कि टोटल जो कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट वो 100x है। ओके, तो उसमें 70x रॉ मटेरियल कॉस्ट चली जाएगी और 30x मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी। ओके, तो दोनों का सम ही तो होता है टोटल कॉस्ट। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। आगे हमें ये कहा है कि ये जब होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज 14.28 यानी कि 1/7 जो है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट का होता है। प्रॉफिट यहां पर रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 70x, उसका 1/7 यानी कि प्रॉफिट यहां पर मैं देखूं तो 10x प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना होता है? 10x। देखिए टोटल कॉस्ट, टोटल जो, तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट आप प्लस कर देते हो तो यह बन जाती है सेलिंग प्राइस, यानी कि यहां से सेलिंग प्राइस क्या बन जाती है? 110x। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब आगे की कहानी देखिए कि इफ द कॉस्ट प्राइस यानी कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 20% से बढ़ जाती है। रॉ मटेरियल 20% यानी कि 7 2 14x बढ़ जाती है। आगे क्या बोला? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्रीज्ड बाय 40%। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40% से इंक्रीज होती है, तो 40% ऑफ 30 4 3 12 तो 12x ये बढ़ जाती है। एंड द सेलिंग, तो देखिए ये कितनी हो गई? रॉ मटेरियल कॉस्ट हो चुकी है 84x। ओके, एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो चुकी है 42x। ओके, तो 84 प्लस 42, तो टोटल कॉस्ट यहां पर टोटल लागत मेरी कितनी आई है? 126x। ओके, 126x। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। और क्या कहा गया है? आगे कहा गया है एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्रीज एंड द सेलिंग प्राइस आल्सो इंक्रीज बाय 80%। तो पहले जो सेलिंग प्राइस 110x था वो भी अभी 80% से बढ़ गई है। 110 का 80% यानी कि 88x ये भी बढ़ गई है। इट मींस यहां पर देखें तो 198x अब सेलिंग प्राइस हो चुकी है। टोटल लागत आई 126x और उसे मैंने बेचा है 198x में। तो अगर आप देखें यहां पर कि 72x जो ये जो है ये क्या है? ये मेरा प्रॉफिट है।
ये मेरा क्या है, क्योंकि दोनों का सम ही तो होता है सेलिंग प्राइस। तो 72x ये जो मेरा प्रॉफिट है वह लागत प्राइस क्या है 120x, तो 126x का कितना परसेंटेज है वही मुझे निकालना है कि 72 जो है वो 126 का कितना परसेंटेज है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ। ओके, तो इसे आप अगर देखते हो तो 12 से निकल जाएगा ये 6 पर, नहीं 12 से नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा। 6 से काटो तो 12 से कट जाएगा और 6 से इसे काटो तो ये 21 पर चला जाएगा। 3 से फर्दर चला जाएगा ये 4 पर और ये चला जाएगा 7 पर। सो 400 डिवाइडेड बाई 7, ये मुझे निकालना है, यानी 4/7 की वैल्यू मुझे निकाली ना। आगे ही हमने देख लिया 57 1/7 परसेंटेज होता है। ओके, आपको इस तरीके से पता हो तो डायरेक्ट आप मार्क कर दीजिए, अगर नहीं पता तो यहां से भी देखिए तो 7 5 are 35, 5 कैरी हाथ में। ओके, 7 7 are 49 और रिमेनिंग क्या बचेगा 1, यानी कि 57 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 बचता है, यही तो आपको परसेंटेज वैल्यू है। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नाउ इन टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इतना बढ़ जाता है कि अब आप कोई भी टाइप के किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लो आपको आएगा ही आएगा। और आसान जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो तो आप चुटकियों में देखकर ही सॉल्व कर जाओगे। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें यह कहा है कि एक आम विक्रेता है जो हर दिन अपना आधा स्टॉक बेच देता है। रात भर में 10% स्टॉक जो है वह खराब हो जाता है, आम सड़ बढ़ जाते होंगे। ओके, यदि 2 रातों में 116 आम सड़ गए हैं तो उसने पहले दिन कितने आम खरीदे थे वो हमें पूछा गया है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए यहां पर अगर मैं पहले दिन का खेल समझू थोड़ा बहुत, मैं समझता हूं कि जो मुझे पूछा, मुझे इनिशियल वैल्यू पूछी गई कि भाई फर्स्ट दिन वो कितने आम खरीद कर लाया जो कि वो बेचने गया। मैं एक बार में समझ लेता हूं कि एक्स आम वो खरीद कर लाया है। समझ लीजिए कि एक्स आम वह खरीद कर लाया है। अब ये जाएगा कहां बेचने, इस आम को बेचने जाएगा जो कि पूरे दिन में आधा माल वो बेच देता है, जो कि हमें इनिशियली क्वेश्चन में कहा कि आधा स्टॉक तो हर दिन वो बेच देता है। अब शाम को ये घर आएगा और रात को 10% स्टॉक, ये जो स्टॉक है इसका 10% सड़ जाएगा, तो इसका जो 10% स्टॉक जो है यह सड़ जाएगा। ये चीज यहां तक आपको समझ में आ चुकी है। अब आ जाइए दूसरे दिन के खेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अभी उसके पास माल कितना बचा है, देखिए ये लेकर आया, उसका आधा तो उसने बेच दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये जो आधा बेच देने के बाद 10% माल जो उसका सड़ चुका है, तो इसके बाद उसके पास माल बचा कितना, क्योंकि ये तो सड़ा हुआ माल है, तो ये जो रात को वो लाया उसका 90% सुबह बचा होगा ना, तो इसका 90%। अब दूसरे दिन ये माल जो है, ये जो स्टॉक है ये बेचने जाएगा और रात तक अगेन ये आधा माल जो है वो बेच देगा, इसका भी आधा। और ये जो स्टॉक अभी दूसरे दिन ये रात को घर लाए, क्योंकि कहानी पूरे 2 रातों की है, तो ये जो स्टॉक अभी घर पर लाया है ये दूसरे दिन रात भी, इसमें से भी 10% आम जो है वह सड़ जाएंगे। तो पहले दिन जो आम सड़े ये हमें यहां मिल गया, दूसरे दिन जो आम सड़े ये हमें यहां मिल गया, और दोनों का फिगर तो यहां पर गिवन है। ओके, तो जब इसे सॉर्ट आउट करते हो तो 0 से 0 काट दो तो ये कट जाएगा, वैसे ना काटो तो भी चलेगा, लेकिन रहने दीजिए, तो ये काट दीजिए ना, 0 से 0 यहां से चला गया, 0 से 0 यहां चला गया, ये और 0 भी चला जा सकता है, दूसरा और कुछ नहीं। तो ये आ गया x ऊपर की तरफ x और डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई बाई 220। ओके, और यहां पर क्या रिमेन आता है 9x एंड डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 और मल्टीप्लाई बाई 4 तो 400। ओके, नाउ ये दोनों आम, ये पहले दिन के सड़े हुए आम जो कि x डिवाइडेड बाई 20, दूसरे दिन का सड़े हुए आम जो कि 9x डिवाइडेड बाई 400। ओके, इन दोनों का सम के दोनों दिन में जो टोटल आम सड़े वो है 116। अगर यहां पर डिनोमिनेटर में 400 तो एक बार एलसीएम 400 ले लीजिए, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 400 हो जाएगा, तो ये भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 9x डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू 116। ओके, तो ये 29x हो जाएगा 116 मल्टीप्लाई बाई 400। ओके, तो 29 का 4 गुना होता है, 29 का 4 गुना होता है 116, तो x यहां से आपको मिल चुका है, जो कि इनिशियली आपने माना था कि वो कितने आम खरीद कर लाए 1600। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आपको समझ में भी काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहां पर मुझे गिवन है कि मीना स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू, मीना ने भैया किसी एग्जाम में 40% नंबर हासिल किए, बट रिव्यू के बाद इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, जबकि उसका स्कोर जो है 50% जो भी उसने हासिल किया है उसका 50% बढ़ चुका है, बट फिर भी वो 35 नंबर से फेल हो चुकी है। आगे की कहानी है कि इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी जो स्कोर बढ़ गया है उसका भी 20% स्कोर अगर बढ़ जाता, देन शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग स्कोर, तो भैया ये बंदी पास भी हो जाती और 7 नंबर पासिंग नंबर से कट ऑफ से उसके ज्यादा भी आ जाते। द परसेंटेज स्कोर नीडेड द पासिंग द एग्जामिनेशन, कट ऑफ ही हमें यहां पर पूछी गई है।
तो कहानी समझिए, देखिए यहां पर क्या कहा, ये मीना के भैया 40% स्कोर आया है। ओके, ध्यान से समझिएगा, रिव्यू के बाद उसका स्कोर जो है वो 50% से बढ़ गया है। 40 का 50% क्या होता है? 40 का 50%, 40 का आधा, यानी कि 20 ऐड हो चुका है, तो ये हो जाएगा 60%। यहां तक समझ में आ चुका। उसके आगे क्या कहा कि अगर इसका भी 20% बढ़ जाता, तब की कुछ कहानी वो पास होने की थी, तो 60% का भी अगर 20% से बढ़ जाता, ओके, तो 60 का 20% कितना होता है? 12। अगर 60 में 12 आप ऐड करते हो तो ये हो जाता है 72%। ओके, 72%। अब ध्यान से सुनिएगा, रिव्यू के बाद उसके 60% नंबर आए हैं, 60% नंबर आए हैं, फिर भी वह बंदे जो है, वो लड़की जो है फेल हो चुकी है 35 नंबर से। और उसमें अगर 20% बढ़ा देते, 72% अगर उसका आ जाता, तो 7 मार्क ज्यादा से ये पास हो जाती। तो अगर 60% में 35 नंबर ऐड कर दूं और 72% में 7 नंबर मिटा दूं, काट दूं, तो ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे ना। तो यहां तक की बात तो आपको समझ में आ चुकी है। अब अगर देखिए 60% में इस तरफ ले जाता हूं, तो 72 में से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12%। और 7 को अगर इस तरफ ले आते हो तो 35 में 7 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 42। ओके, तो अब देखिए अब क्या, देखिए 6 से निकल सकता है ना। 6 से अगर मैं काटूं तो 2% पर आ जाएगा, और 6 से अगर इसे काटते हो तो 7 आ जाएगा। देखिए यहां पर अगर मुझे कट ऑफ चाहिए तो मैं ये एक्सप्रेशन को यूज करूं या ये एक्सप्रेशन को यूज करूं, तो इसे तो यूज करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि 72% उसके आए हैं और 7 नंबर उसका ज्यादा आया था। ओके, तो उसमें से 7 नंबर क्या है? 2%, यानी 72% में से जो कि उसके ज्यादा आए थे 2% अगर मैं ना निकाल देता हूं, तो ये हो जाएगा 70%, विच इज द कट ऑफ। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें कहा गया है कि एक व्यक्ति के वेतन में 6,500 रुपये की वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है, जिससे उसका वेतन 216 2/3% से बढ़ गया है। उसका बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। ओके, नाउ इट इज इंटरेस्टिंग। देखिए यहां पर अगर मैं समझूं कि आपने इसे हल कर दिया तो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व होना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने इनिशियली आपको शुरुआत में बताया था कि 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1। तो अगर इसका दुगना 200% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2। और क्योंकि 16 2/3% की वैल्यू तो मुझे पता ही है कि वो होती है 1/6। ओके, तो ये दोनों का सम यानी कि 200 प्लस 16 2/3% की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 जो कि 200 की फ्रैक्शनल वैल्यू है, प्लस 16 2/3%, इट मींस 1/6। तो अगर यहां से आप देखते हो तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6 ये फ्रैक्शनल वैल्यू है इसकी। नाउ आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो गया है कि देखिए उसकी जो प्रीवियस सैलरी उसकी प्रीवियस सैलरी जो थी, ओके, वो 6 रुपया अगर थी तो 13 रुपया उसका इंक्रीमेंट हो गया है। उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 13 रुपया हो गया है। तो 6 रुपया उसकी प्रीवियस सैलरी थी, 13 रुपया इंक्रीमेंट हो गया है, तो उसकी जो न्यू सैलरी है ये कितनी हो गई होगी जो ग्रो होने के बाद? 19। ओके, और क्वेश्चन में ही मुझे इंक्रीमेंट की वैल्यू तो गिवन है 6,500, यानी कि 13 का वैल्यू तो मुझे गिवन है 6,500, जो कि 13 को 500 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6,500 है। 19 को भी 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 19 5 95, और 2 जीरो ऐड कर दीजिए। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216, ओके, इट बिकम्स 140% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज 120% ऑफ द नंबर। देखिए लैंग्वेज समझ गए, जब किसी संख्या में 216 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की ही वैल्यू की 140% हो जाती है। मैंने शुरुआत में आपको जो फर्स्ट टाइप बताया था उसी को चेंज कर करके एक्स वैल्यू मेरी सैलरी थी, मैंने आपको ये बताया था, और अगर 140% हो गई है, 140% हो गई है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 40% का इंक्रीज हुआ है। तो 40% इंक्रीज वैल्यू तो हमें यहां पर गिवन है जो कि 216 है, यानी कि 40% की वैल्यू ही मुझे यहां पर गिवन है 216। ओके, मुझे पूछा क्या है कि व्हाट इज द 120% ऑफ द नंबर, तो उस नंबर का 120%, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो ये 120% मिल जाएगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, यानी कि 216 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6 या 18, 8 एक कैरी हाथ में, 3 4 और 3 दूनी 6, 648। 120% वो नंबर का कितना होता है? 648। ऑप्शन नंबर 2 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो एक बार देखते हैं नेक्स्ट। इफ द हाउस होल्ड इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि हाउस टैक्स, जो घर का जो टैक्स होता है, अगर वो ड्यू डेट के पहले भुगतान कर दिया जाता है तो बिल की राशि का 12% की छूट मिलती है। बिल की राशि पर 12% जो है वह छूट मिलती है।
नियत तिथि से पहले कर का भुगतान करके एक व्यक्ति को 2100 रुपए की छूट मिली है, तो भुगतान की गई हुई वो जो टैक्स की राशि है वो हमें बताना है। तो देखिए यहां पर दो चीजें, सबसे पहले कि 12%, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल टोटल 100% टैक्स देना है, टोटल अगर अमाउंट 100% है टोटल अमाउंट, ओके, तो उसमें 12% का तो छूट मिलता है। तो अगर 12% का उसको डिडक्शन मिलता है तो उसको भरना कितना होगा, 88% टैक्स उसको भरना होगा, अगर वो नियत डेट से पहले भर देता है, जो कि उसने भरा है। ओके, तो अब क्या है कि एक व्यक्ति ने टोटल 2100 रुपए, ओके, तो 12% इसकी वैल्यू ही मुझे यहां पर गिवन है ना, कि उसको टोटल 2100 रुपए तो डिडक्शन मिला है, तो 12% इज इक्वल टू 2100। ओके, 12% इज इक्वल टू 2100। ओके, तो मुझे यहां पर देखिए तो 88% इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, 100% इसकी मत निकाल दीजिएगा, क्योंकि फिगर उसने ये पेड की है। ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 3 से काटो इसको, तो ये 3 से भाग करो तो ये 4% इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसको 3 से भाग कीजिए तो ये आ जाएगा 700। तो 4% इज इक्वल टू 700 है, मुझे 88% चाहिए, तो इसको 22 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको भी 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 88% और ये आ गया 22 मल्टीप्लाई बाई 7, इट्स मीन 154 और 2 जीरो ऐड कर दीजिए। नाउ दिस इज योर आंसर, 15,400 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था और आपको ये भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। जैसे कि मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था कि ये जो परसेंटेज का टॉपिक है, आपको आखिर तक हर टाइप के क्वेश्चन से मैं रूबरू करा दूंगा, जो कि मैंने बहुत ही दिल से कोशिश की है कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ सके और मैं अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं। तो यहां पर परसेंटेज टॉपिक आपका खत्म होता है। एंड बिलीव मी गाइस, इसके अलावा टॉपिक में कुछ है भी नहीं, और अभी जो कुछ भी है आपको सब कुछ समझ में भी आ चुका है। इतने धैर्य से, इतने पेशेंसली आपने पूरी क्लास को अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।